नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम मनोविज्ञान की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। कल हमने एक क्लास अपलोड कर दी है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, उसमें जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आज फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएँ। मनोविज्ञान की परिभाषाएँ, पहली परिभाषा है वो है स्किनर महोदय की। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुकरण का विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। और स्किनर की दूसरी परिभाषा है वह मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ये भी स्किनर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो परिभाषा है हमारी वो है मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। ये वोरेन नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है। आगे है तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है वो है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये मन ने कहा है। मन जो मनोवैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने कहा है। अगली है चौथी, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन जी ने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, ये भी वाटसन ने ही कहा है। आगे बात करें, 5 नंबर परिभाषा जो है हमारी वो है क्रो एंड क्रो की। मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। आगे है इसके बाद 6 नंबर, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा है। अगली 7 नंबर जो परिभाषा है इम्पोर्टेंट, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है। आगे है 8 नंबर परिभाषा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ये गैरिसन व उनके साथियों ने कहा है। अगली है 9 नंबर जो हमारी परिभाषा है मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना जाता है, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा है। अगली है अंतिम मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान का मानव व पशु का अध्ययन करता है, ये मॉर्गन ने कहा है। केवल एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं की चर्चा की है वो है मॉर्गन। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, स्कूल, मनोविज्ञान के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उनकी चर्चा करें तो पहला जो स्कूल है वो हमारा है संरचनावाद या अस्तित्ववाद जिसे कहते हैं। इस स्कूल के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट व टिचेनर। ठीक है दोस्तों, जो टिचेनर हैं उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो चेतना के बारे में बताया है, उनके 3 तत्व बताए हैं। टिचेनर ने 3 तत्व बताए, संवेदना है, भाव व अनुराग है, प्रतीक या इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। और जो विलियम वुंट था उन्होंने चेतना के 2 तत्व बताए हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनोविज्ञान का पहला और प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो है संरचनावाद या फिर इसको बोलते हैं अस्तित्ववाद। ठीक है दोस्तों, अगला है संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की प्रमुख विधि जो है वो अंतःनिरीक्षण विधि है। जो इसकी विधि है वो अंतःनिरीक्षण विधि है संरचनावाद की। आगे देखते हैं, संरचनावाद में भाव का त्रिविमीय सिद्धांत, जो संरचनावाद के प्रतिपादक थे विलियम वुंट जी, जिन्होंने क्या किया है, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं में स्थित है, उत्तेजना, शांत, तनाव, स्थिलन, सुखद, दुखद। वुंट ने चेतना की 2 विशेषताएं बताई हैं, गुण और तीव्रता। इसी के अंदर अगर चेतना की विशेषता की बात करें तो वो टिचेनर ने है, वो 4 बताई हैं, गुण, तीव्रता, स्पष्टता, अवधि। ठीक है दोस्तों, एक इसी के अंदर दूसरा सिद्धांत दिया है अर्थ के संदर्भ सिद्धांत, जिसे टिचेनर ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम, दूसरा जो संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद या कार्यवाद।
इसके प्रतिपादक हैं वो विलियम जेम्स प्रथम हैं। विलियम जेम्स प्रथम हैं, वो प्रकार्यवाद या कार्यवाद के प्रतिपादक हैं। ये जो थे विलियम जेम्स प्रथम, वो थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनौपचारिक संस्थापक थे। इस जो संप्रदाय हैं उसका विकास है वो जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, H.A. कार्र ने किया था, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के औपचारिक संस्थापक थे। ठीक है, जो प्रतिपादक था विलियम जेम्स प्रथम, वो अनौपचारिक संस्थापक था। आगे बात करें, इसके अनुसार मनोविज्ञान की प्रमुख विधि अंतःनिरीक्षण विधि है। ठीक है दोस्तों, कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना, ये प्रकार्यवाद के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय हैं उसके प्रतिपादक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं, जो वियन्ना के निवासी थे। इसे विकसित करने का श्रेय, जो मनोविश्लेषणवाद है उसको विकसित करने का श्रेय है उनके शिष्य थे जूंग और उनकी पुत्री थी अन्ना फ्राइड। इन दोनों को श्रेय है कि इन्होंने विकसित किया था, उसको प्रचार प्रसार किया था इस संप्रदाय का। आगे हैं जो मनोविश्लेषणवाद हैं उनमें है मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन या अर्धचेतन। जो चेतन मन है वो कुल मन है उसका 1/10 भाग है, अचेतन मन 9/10 भाग है। और जो अवचेतन या अर्धचेतन होता है उसमें क्या होता है, किसी को जो हम कोई चीज़ है वो देखकर भूल जाते हैं, वो बाद में हमें याद नहीं रहता है, वो क्या होती हैं, अवचेतन या अर्धचेतन होती हैं। जो सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने सर्वाधिक हैं वो अचेतन मन पर बल दिया है। ये 2-3 बार पूछा गया है पीछे की टेट एग्जाम में, रीट में, इनमें। ठीक है, अचेतन मन पर सर्वाधिक बल हैं वो सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। एक और मनोविश्लेषणवाद हैं उसमें क्या है, सिगमंड फ्राइड ने 3 शब्द और दिए, इदम, अहम, परा अहम, ये 3 शब्द और दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर संप्रदाय। चौथा संप्रदाय है हमारा व्यवहारवाद संप्रदाय। जहाँ पर भी व्यवहार की बात आए तो वहाँ होता है J.B. वाटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं वो J.B. वाटसन हैं। अगला है मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय जो है वो व्यवहारवाद संप्रदाय हैं। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है तथा आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। व्यवहारवाद संप्रदाय की प्रमुख विधि हैं वो निरीक्षण विधि, अनुबंधन विधि, शाब्दिक रिपोर्ट विधि, ये सारी विधियां हैं व्यवहारवाद संप्रदाय की। अगला जो संप्रदाय है वो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं वो मैक्स वर्दिमर हैं। इसके समर्थक यानी समर्थन कोहलर, कोफ्ता और कुर्तलेबिन ने इनका समर्थन किया था। गेस्टाल्टवाद में जो गेस्टाल्ट शब्द हैं वो जर्मन भाषा का, ये पूछा गया है, जर्मन भाषा का है। और गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र या फिर पूर्णाकार। ठीक है दोस्तों, जो गेस्टाल्ट विचारधारा हैं उसके अनुसार कोई कार्य सीखना सूझ अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है वो पूर्ण से अंश की ओर बल देता है। पूर्ण से अंश की ओर, पहले क्या है, पूर्ण भाग को विश्लेषण करो, फिर उसके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करो। ठीक है दोस्तों, ये था 5वां संप्रदाय। अगला संप्रदाय है हमारा 6 नंबर साहचर्य संप्रदाय। साहचर्य संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो वो जॉन लॉक। साहचर्य संप्रदाय जॉन लॉक, इसमें क्या है, कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार भी निर्मित करता है। ये किसकी है, साहचर्यवाद संप्रदाय की। जॉन लॉक ने कहा था बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर साहचर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है। यानी इसमें जॉन लॉक जो थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था साहचर्यवाद संप्रदाय का, उन्होंने कहा था कि बालक जन्म के समय है वो कागज़ के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है। धीरे धीरे क्या करता है, जिस प्रकार से वो वातावरण है या फिर समाज है उसके साथ साहचर्य स्थापित करता है, उसी के आधार पर जो है वो अपना अनुभव उसके अंदर लिखता जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है अंतिम संप्रदाय
वो है प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। इसके प्रतिपादक की बात करें तो वो है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। ये जो प्रेरकीय संप्रदाय हैं वो चेतना का विरोधी हैं, चेतना का विरोधी हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल देता है। ये जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं उसकी बात करें तो मूल प्रवृत्तियों के जनक हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा इसी के अंदर अगला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तक हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। धीरे धीरे हम जा रहे हैं बाल विकास की ओर, जो हमारी फर्स्ट यूनिट की हेडिंग है बाल विकास। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक आता है कोलसेनिक। कोलसेनिक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वो प्लेटो से मानी है, यानी प्लेटो ने इसकी शुरुआत की थी, ये कोलसेनिक ने कहा था, ये पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद स्किनर आया था। स्किनर ने है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वो प्लेटो की से अरस्तु से मानी थी, अरस्तु से मानी थी, जबकि कोलसेनिक ने प्लेटो से मानी थी। अगला है पॉइंट, शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करने के लिए आंदोलन की शुरुआत रूसो ने की थी। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। आगे शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित रूप धारण किया था। शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अपना रूप वो 1920 के अंदर थार्नडाइक, स्टैनले हॉल, टर्मन इनके प्रयासों से हुआ। और जो थार्नडाइक हैं उसको जो इसी के कारण है वो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आगे देखें शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं हैं इसके अंदर। पहली परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। ये क्रो एंड क्रो की है। दूसरी डेफिनेशन देखें वो है स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। ये स्किनर की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा कोलसेनिक की। कोलसेनिक की परिभाषा देखें, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग करता है। यह है कोलसेनिक की परिभाषा। आगे देखिए 4 नंबर परिभाषा इम्पोर्टेंट है, स्टीफेन की है। स्टीफेन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये स्टीफेन की परिभाषा है। और अंतिम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। यह है जेम्स ड्रेवर की परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की। इतनी थी परिभाषाएं। अब आगे कुछ थोड़ा सा और है इसके अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव तत्व इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव, साधारण अवयव की बात करें तो 6 हैं और एक मनोवैज्ञानिक था लिंडमैन, उनके अनुसार 5 हैं। उनके अनुसार 5 हैं, दोनों की बात करेंगे हम। जो शिक्षा मनोविज्ञान के साधारण अवयव हैं उनकी बात करें तो उनमें पहला है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी होता है, फिर क्या होता है, शिक्षार्थी के लिए अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बाद में अधिगम स्थिति उत्पन्न होती है, उसके बाद में क्या होता है, अधिगम स्थिति से अधिगम अनुभव प्राप्त होता है, उसके बाद में जो अधिगम से शिक्षण स्थिति बनती है, और लास्ट में क्या किया जाता है, जो अधिगम अनुभव प्राप्त हुआ है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये थे 6 अवयव। आगे बात करें एक मनोविज्ञान जिनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव 5 हैं, वो हैं लिंडगेन। पहला है शिक्षार्थी, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया, तीसरा है सीखने की परिस्थिति, चौथा है मापन मूल्यांकन, पांचवा है निर्देशन। ठीक है दोस्तों, ये थे लिंडगेन के अनुसार। अब शुरू करते हैं दोस्तों, जो हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन किया हुआ है बाल विकास।
बाल विकास। बाल विकास जो है, बाल विकास का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। पेस्टोलॉजी था, उसके द्वारा वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। जो पेस्टोलॉजी थे, उन्होंने 3.5 वर्ष के अपने ही पुत्र पर क्या किया था, अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। आगे देखें, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके जनक थे वो स्टैनले हॉल थे। स्टैनले हॉल ने हैं अमेरिका के अंदर 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, स्टैनले ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। स्टैनले ने की थी इन संस्थाओं की स्थापना। आगे हैं, 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाल सुधार गृह सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1887 के अंदर स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। अगर आपको हमारे द्वारा जो ये हैंड रिटन नोट्स ऑनलाइन क्लास के अंदर करवाए जा रहे हैं पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें ताकि उनको भी लाभ हो सके। अगला पॉइंट है, आगे हम देखते हैं जो अभिवृद्धि और विकास होता है उसके अंदर अंतर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो होती है अभिवृद्धि, एक होती है विकास। क्या क्या अंतर होता है? अभिवृद्धि जो होती है केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। शारीरिक जो पक्ष होता है, हमारा शरीर जो होता है उसके अंदर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। विकास क्या होता है? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, यानी शरीर के अंगों के अलावा भी जैसे मानसिक विकास है उसको भी क्या है, विकास के अंदर लिया जाता है। अगला है संकुचित अर्थ। अभिवृद्धि से क्या है? संकुचित अर्थ है, जबकि व्यापक अर्थ विकास से है। विकास है तो व्यापक अर्थ है अपने आप में। अगला है अभिवृद्धि क्या होती है? बाह्य होती है ओनली। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, वो अंगुलियां बढ़नी, हाथ पैर बढ़ने, वो क्या होते हैं? बाह्य होते हैं। जबकि विकास क्या होता है? बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। अभिवृद्धि यानी जो शरीर के अंगों की जो वृद्धि है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, 20-25 साल के बाद रुक जाती हैं। जो हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगला केवल आकार बढ़ने से संबंधित है, यानी शरीर के जो अलग अलग विभिन्न अंग हैं उनकी वृद्धि से क्या है, अर्थ लिया जाता है अभिवृद्धि का। जबकि जो विकास होता है वो संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है। संपूर्ण परिवर्तन मतलब साथ में तो शारीरिक भी हो जाता है, साथ में क्या, यानी बच्चे ने क्या सीखा, किसी कार्य को करने के लिए किस तरीके से किसको फॉलो कर रहा है, ये भी विकास के अंदर आता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा तोला जा सकता है, यानी सीधा उसको मापा तोला जा सकता है। जैसे 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी है, जो विकास है उसको सीधे मापा नहीं जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता उसका। आगे परिमाणात्मक व मात्रात्मक संख्यात्मक है, यानी जो अभिवृद्धि होती है उनकी मात्रा होती है, संख्या भी हो सकती है, उनका एक परिमाण होता है। जो विकास होता है उसका परिमाण व गुणात्मक, जैसे व्यक्ति में कैसे कैसे गुण हैं और परिमाणात्मक आपको पता ही अभिवृद्धि इसमें शामिल होती है। अगला है अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है? रचनात्मक और विकासात्मक दोनों ही होता है।
नोट लिखा हुआ है, उसमें रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। आगे विकास की परिभाषाएं। विकास की परिभाषाएं, पहली परिभाषा है वो गेशेल की हैं। विकास एक तरह का परिवर्तन है क्योंकि इसी से बालक में नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का विकास होता है। ये गेशेल की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है ब्रूनर की। ब्रूनर की डेफिनेशन है विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये ब्रूनर ने कहा है। अगली डेफिनेशन है वर्क की। वर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये है बर्क महोदय की डेफिनेशन है। आगे देखें तो आगे हैं जो श्रीमती हरलोक हैं, उन्होंने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। 4 भाग हैं आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। पुराने चिन्ह जैसे दूधिए दांत होते हैं हमारे, वो गिरने। नवीन चिन्ह है जैसे मूंछ दाढ़ी आना। ठीक है दोस्तों, ये है श्रीमती हरलोक जो हैं, उन्होंने परिवर्तन बताए हैं विकास क्रम के 4 परिवर्तन। आगे की चर्चा में देखें तो विकास के नियम। विकास के नियम, पहला जो नियम है हमारा वो समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम, विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, समान प्रतिमान यानी सभी का विकास एक जैसा होता है। दूसरा, क्रमबद्धता का नियम, निश्चित श्रृंखला का नियम, विकास क्रमानुसार होता है, यानी विकास का भी एक निश्चित क्रम होता है, उसके अनुसार ही होता है। अगला है सतत विकास का नियम, निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम मतलब विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी निरंतर विकास की गति होती रहती है, विकास कभी रुकता नहीं है। अगला है परस्पर संबंध का नियम, विकास के चारों पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वयंगात्मक परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक व मानसिक विकास में होता है। जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उनमें क्या होता है, गहरा संबंध होता है। अगला पांचवा नियम है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। शिशु पहले सामान्य क्रियाएं करता है वह उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। ठीक है। अगला 6 नंबर निश्चित दिशा का नियम। निश्चित दिशा का नियम, इसमें पहला है मस्त बोधमुखी नियम। मस्त बोधमुखी नियम में विकास हमेशा सिर से पैर की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। विकास का क्रम है वो सिर से पैर की ओर है। दूसरा है इसके अंदर निकट दूर नियम, विकास केंद्र से सिरों की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर होता है। ठीक है। अगला है 7 नंबर विकास का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई समान बुद्धि का होता है, सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। यानी व्यक्तिगत हर एक बालक में अलग अलग क्या होती है, प्रतिभा होती है, अलग अलग होती है उनकी बुद्धि सभी की। अगला नियम है विकास की गति में भिन्नता का नियम। प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से, सामान्य बुद्धि का सामान्य गति से तथा मंद बुद्धि बालक का विकास मंद बुद्धि से होता है। यानी विकास की गति भी अलग अलग होती है। अगला है अंतःक्रिया का नियम, देखकर, सुनकर व अनुकरण से सीखना। पहले बालक की अपेक्षा दूसरा बालक तीव्र गति से सीखता है। आगे है 10 नंबर वर्तुलाकार गति का नियम, विकास केवल लंबाई में न होकर
अर्थात क्या होता है, रेखीय न होकर चारों ओर होता है। अगला है विकास में परावर्तन का नियम। अगला देखें पूर्वानुमान पूर्व कथन का नियम, यानी किसी भी बालक को देखकर पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आगे चलकर क्या बनेगा। अगला है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। ठीक है, आगे 14 नंबर, विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। अगला 15 नंबर, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला इम्पोर्टेंट है वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है। व्यक्ति बराबर क्या होता है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ये सूत्र है वो वुडवर्थ ने दिया था। हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, H इंटू ई, P बराबर H इंटू ई। पर्सन इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। ये सूत्र हैं वो वुडवर्थ ने दिया है। आगे देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो पहला कारक है वो है वंशानुक्रम। यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। सबसे पहला कारक है वो वंशानुक्रम है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भधान के समय से प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत जो प्रभावित करता है वंशानुक्रम, उसके सिद्धांत हैं। पहला है बीजमेन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है वो बीजमेन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता रहता है। जो जनन द्रव्य हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है और जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है वो बीजमेन ने दिया है। अगला है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ये भी बीजमेन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत है उसके समर्थक हैं वो बीजमेन हैं। इसी ने दिया है। चूहों की पूंछ काट दी गई, बीजमेन ने इस पर प्रयोग किया था। अगला है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। ये था लेमार्क ने दिया था उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है। इसके समर्थक जो लेमार्क हैं उन्होंने क्या किया, जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया था। जिराफ की गर्दन पर प्रयोग। अगला है गोल्टन का नींव सांख्यिकी बायोमेट्री सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। ये गोल्टन का नियम था। अगला है मेडल का सिद्धांत। मेडल ने मटर के दानों तथा काले व सफेद चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये मेडल का नियम था। आगे है वंशानुक्रम के नियम। समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसी ही संतान। भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान। प्रत्यागमन का सिद्धांत, माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान। बुद्धिमान माता पिता मूर्ख संतान। दूसरा जो कारक है प्रभावित करने वाला वो है वातावरण। वातावरण प्रभावित करता है। यह विकास को
प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आवरण, परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला या घेरने वाला। अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। यही हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। रोस के अनुसार क्या है, वातावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जो वातावरण है वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रोस के अनुसार है ये। आगे एक नोट लिखा हुआ है, वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा है। आगे है, वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी वातावरण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है पारिवारिक वातावरण, जो हमारा परिवार का वातावरण होता है वो भी प्रभावित करता है। पहला है पॉइंट इसके अंदर, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है जिसके अंतर्गत माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ प्रथम गुरु होती हैं जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। ये पेस्टोलॉजी के अनुसार हैं। अगला है, परिवार के अंतर्गत निम्न कारक हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है बालक के विकास को। माता पिता का असंतोषजनक व्यवहारिक जीवन, पक्षपूर्ण व्यवहार, अत्यधिक ममता व लाड प्यार भी प्रभावित करता है। कठोर नियंत्रण व अनुशासन भी प्रभावित करता है। जन्म क्रम, यानी कौन से जन्म क्रम का बालक है, प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है, वो भी प्रभावित करता है। अगला जो वातावरण के अंदर है वो है विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण है औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है। विद्यालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। यानी विद्यालय के अंदर शिक्षक जो क्या है, शिक्षा देते हैं, बालक को अधिगम कराते हैं। एक परिभाषा दी गई है फ्रोबेल के अनुसार, शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। यानी फ्रोबेल के अनुसार क्या होता है, जो विद्यालय है वो एक बगीचा है और शिक्षक उसका माली है और बालक है वो पौधा है। ठीक है। आगे एक नोट लिखा हुआ है, वो है फ्रोबेल के अनुसार है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक फ्रोबेल हैं। इन्होंने जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया था। फ्रोबेल ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया था। आगे जो विद्यालय है उसके अंतर्गत कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण, अनुचित शिक्षण विधियाँ, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, शिक्षक का व्यवहार, ये सारी की सारी हैं विद्यालय के अंतर्गत प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं वातावरण में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण जो प्रभावित करता है वो है आस पड़ोस। यानी हमारे समाज के अंदर हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे जो मित्र साथी है वो भी प्रभावित करते हैं। सिनेमा जो है वो भी प्रभावित करता है। जो हमारी परंपराएं रीति रिवाज हैं वो भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। पूर्वाग्रह भी प्रभावित करता है। खान पान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति भी प्रभावित करती है बालक को। भौतिक वातावरण के अंदर जो जलवायु है यानी मौसम भी हमें प्रभावित करता है। अगला है 5 नंबर, वो है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसमें क्या है, हमें अभिप्रेरणा, यानी हमें जिस प्रकार प्रेरणा मिलती है उस प्रकार हम कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्देशन व परामर्श, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये सभी मनोवैज्ञानिक वातावरण के प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है जनसंचार माध्यम, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, ये भी प्रभावित करते हैं बालक के विकास को। आगे है एक चीज़ परिपक्वता एवं अधिगम।
दो चीज़ें हैं, परिपक्वता, एक होता है अधिगम। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड गेशेल के द्वारा किया गया। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है, जबकि अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। जो परिपक्वता है उसका संबंध तो वंशानुक्रम से होता है, जबकि जो अधिगम होता है उसका संबंध है वातावरण से होता है। अगला पॉइंट है विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वंशानुक्रम, वातावरण। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान है परिपक्वता व अधिगम का है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है विकास को प्रभावित करने वाला कारक, प्रमुख जो कारक उनके अंदर आती हैं वंशानुक्रम व वातावरण। उसके बाद में बात करें तो वह है परिपक्वता व अधिगम, ये भी प्रभावित करते हैं। आगे अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उल्टे है, परिपक्वता पर तो अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है अंतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम का प्रतिफल है। इन चार चीज़ों का प्रतिफल क्या है? बालक का विकास है, व्यक्ति का विकास है।